हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम ऑन मैकुलेज मेथड। ठीक, हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था उसमें डबल इंटीग्रेशन मेथड के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि हमने पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स पढ़ रहे हैं। उसमें जो अपने सिलेबस में है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम, या यूँ कह सकते हो डिटर्मिनेंट्स बीम विथ यूडीएल और पॉइंट लोड। ठीक है कि नहीं। उसके बाद में हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा, मैकुलेज मेथड पढ़ा, ठीक है, और मोमेंट एरिया मेथड पढ़ा। ठीक है। अब जो अपना अगला उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्व विथ डबल इंटीग्रेशन मेथड। उसके बाद में जो प्रॉब्लम आता है वो होता है मैकुलेज मेथड से, कि मैकुलेज मेथड की सहायता से हम लोग कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे रखा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैकुलेज मेथड होता है उसमें अनइवन लोडिंग होती है, या कह सकते हो सिमेट्रिक लोडिंग नहीं होती है। ठीक है, कंटिन्यूस लोडिंग नहीं होती है। ठीक है, या यूँ कह सकते हो उसमें जो बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है वो चेंज, तो इसमें जो कंटिन्यूस नहीं रहता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाता है कुछ डिस्टेंस के बाद में, या यूँ कह सकते हो एक पोर्शन के लिए अलग रहेगा, एक पोर्शन के लिए अलग रहेगा। इसी प्रॉब्लम को डील करते हुए मैकुलेज मेथड की सहायता से। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ले रखी है हमने। ये प्रॉब्लम में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, उसके दो एंड्स हो गए ए एंड बी। ए पे हिंज है, बी पे रोलर है। उसके बाद में इसमें दो लोडिंग है, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर। सी पे जो लोडिंग है वो 60 किलो न्यूटन, और जो डी पर है वो 20 किलो न्यूटन। और इसकी डिस्टेंस है ए पॉइंट से 1 मीटर, सी और डी के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर, और डी एंड बी के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ वो होगी 5 मीटर। ठीक है, और अपन को इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा और कितनी दूरी पर वो होगा। ठीक है, उसके बाद में जो फ्लेक्सर रिजिडिटी है उसका मान वैल्यू ई ऑब्लिक आई, ई इंटू आई जो है उसका वैल्यू देगा 2 × 2.58 × 10⁴ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। तो इसको आगे चलते हैं अपन इसमें। अब जो सबसे पहला स्टेप आता है वो यही आता है कि आपको एक्सटर्नल जो रिएक्शंस है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि एक्सटर्नल रिएक्शंस है क्या क्या। देखिए, जो रोलर होता है उसमें नीचे से सपोर्ट आएगा, तो आर बी। जो ए जहाँ पे हिंज है वहाँ पे दो रिएक्शन आती है, आर ए एंड एच ए भी आएगा। पर चूंकि जो ओरिजेंटल डायरेक्शन है वहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो एच ए विल बी इक्वल टू 0 बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है कि नहीं। तो अपने पास दो अननोन रिएक्शंस बच गई, आर ए एंड आर बी। चूँकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो अपने पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है, एफ एक्स इक्वल टू 0, समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेसन एफ वाई इक्वल टू 0, एंड एम एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू 0 अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है कि नहीं। ये इसने एक्स एक्सिस मान रखा है, तो जो वाई होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में, जो जेड होगा वो बाहर की तरफ होगा, जेड डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं। इसने डिनोशन थोड़ा अलग ले रखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एम एट ए शुड बी 0 अगर स्टेबल कंडीशन में कोई बीम है तो। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू 0। तो एम पे जो देखो मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, एक तो 60 के कारण, एक 20 के कारण, और एक आर बी के कारण। एक डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर अपन ने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया, सॉरी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया, तो -60 इंटू 1, -20 इंटू 3। देखो जो मोमेंट होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स 60 का, और जिस पॉइंट से ले रहे हैं वहाँ से डिस्टेंस वर्टिकली सॉरी परपेंडिकुलर, तो वो हो गया 1। फिर डी पॉइंट की बात करेंगे तो 20 इंटू 3, और आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस 5। ठीक है, तो जो आर बी का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 24 किलो न्यूटन अपवर्ड। ठीक है, 24 किलो न्यूटन अपवर्ड एक आर बी का वैल्यू निकल के अपने पास में आ गया। अब आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि टोटल नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्टिंग है उसका वैल्यू है अपने पास में 60 + 60, 60 + 20 इक्वल टू 80। अगर 80 में से अगर आप माइनस कर दो 24 तो आंसर बचेगा 56। एक तो सीधा हो गया, समेसन एफ जेड डायरेक्शन में विल बी इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू 60 + 20 80। तो आर ए विल बी इक्वल टू 80 माइनस आर बी जिसका वैल्यू 24 आया था, तो 56। एक तो ये हो गया।
दूसरा एम बी के रेस्पेक्ट में अगर अपन मोमेंट को जीरो करेंगे तो वहाँ से आर ए का वैल्यू निकल के अपने पास में आ जाएगा। ये दो मेथड्स हैं, किसी से भी आप कर सकते हो। तो अब तक अपन के पास आ गया आर ए का वैल्यू 56 है एंड आर बी का वैल्यू 24, ठीक है कि नहीं। अब जो थर्ड स्टेप रहता है अपने पास में वो रहता है मोमेंट की इक्वेशन लिखना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये है अपने पास में बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, ठीक है कि नहीं। ये थोड़ा सा कट गया है, सॉरी उसके लिए। तो जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन होता है, जो मैकुलेज मेथड होता है उसमें अपन एक इक्वेशन लिखते हैं। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो मोमेंट की इक्वेशन आएगी जैसे लोड के लिए, उसमें अपन को x माइनस कोई डिस्टेंस है उसको एक ही टर्म लेके चलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँगा तो देखिए, अगर मैं a के रेस्पेक्ट में a से कोई डिस्टेंस y लेता हूँ, a से कोई डिस्टेंस y लेता हूँ या x, जरिए इसमें x एक्सिस है तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे x एक्सिस यहाँ पे चला गया, ठीक है कि नहीं। तो अगर मेरे को किसके रेस्पेक्ट में लिखनी है, देखो b के रेस्पेक्ट में लिखनी है या a के, तो a के रेस्पेक्ट में ले तो a से मैं x डिस्टेंस चला गया और यहाँ पे जाके मैं बैठ गया और अब मेरे को मोमेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आर ए इंटू एक्स। तो आर ए का वैल्यू है 56 और ये अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर लग रहा है। तो मैंने बताया था अगर सेक्शन के देखिए या तो कोई डायरेक्शन मान लीजिए आप, या फिर जो एक्चुअल में जो एक्चुअल नोटेशन होता है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का वो ले लीजिए। तो सेक्शन के अगर राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में अपवर्ड अगर कोई फोर्स है और उसके कारण जो मोमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा। तो 56 माइनस एक्स एक हो गया। फिर 60 के कारण जो डिस्टेंस बची वो हो गई x माइनस 1, तो माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 1, ये नीचे वाला टर्म देखिए 56 इंटू एक्स माइनस 60 माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 1। फिर आएगा 20 के कारण, तो 20 का आना जाएगा वो आएगा 20 और डिस्टेंस बच गई टोटल x में से 3 चला जाएगा, 1 + 2 3 हो गई, तो x माइनस 3। तो जो एम वाई का जो आ गया अपने पास में बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन वो आ गया 56x माइनस 60x माइनस 1 माइनस 20x माइनस 3, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आ गया। अब जो डबल इंटीग्रेशन का मेथड है वो कहता है ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम वाई। अब अपन ने जो डायमेंशन था वो टू द साइन लिया था तो इसमें माइनस का निशान आएगा। तो जो इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में वो बन जाएगी माइनस 56x प्लस 60x माइनस एक्स प्लस माइनस 1 प्लस 20x माइनस 3। अब जो ये टर्म्स है मैं को कहता है कि इसको एक ही कंसिडर करना है, ठीक है कि नहीं। अब अपने को इसको 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ था केवल x, ठीक है कि नहीं। तो जो x के तो 56x है तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस 60x माइनस 1। अब देखिए यही यहाँ पे कैच है, जो x माइनस 1 इसको होल एज ए कंसिडर करना है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 20x माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, एक कांस्टेंट आ गया क्योंकि ये अनडिटर्मिनेट वो है, ठीक है। फिर जब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डी यू जेड अपॉन डी एक्स का यू जेड बच जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 एक्स माइनस स्क्वायर का एक्स माइनस क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर का जाएगा क्यूब बाई 3, ठीक है कितने। और ये इसने कैंसिल आउट कर करके लिखता रहा है तो इससे कोई इशू नहीं है। जो C1 हो जाएगा उसके साथ एक x आ जाएगा और एक नया कांस्टेंट जुड़ जाएगा C2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही अपन को ध्यान देना है कि जो बाउंड्री कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। अब जो एक बाउंड्री कंडीशन है उसमें आएगा यू जेड विल बी इक्वल टू 0 एट कहाँ पे x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 की बात आती है उसमें ये टर्म भी नेगलेक्ट हो जाएगा और ये टर्म भी नेगलेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास में बचेगा क्या क्या 28x क्यूब बाई 3 माइनस में प्लस C1x प्लस C2। ये दोनों नेगलेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैकुलेज मेथड कहता है कि x माइनस a का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये समझिए नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में जो है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू आप 0 रखोगे तो माइनस a जो इसका वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो x इक्वल टू 0 रहेगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो C2 का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है कि नहीं। फिर बात आती है x इक्वल टू 5 पर, क्योंकि अपने पास दो ही एंड कंडीशन होती है, एक तो a जॉइंट पे रहेगी और एक b जॉइंट पे रहेगी।
ए जॉइंट पे जो कंडीशन आएगी वो, क्योंकि स्लोप यहाँ पे भी सॉरी जो डिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे भी जीरो रहेगा और डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी जीरो रहेगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट जो x इक्वल टू 5 पे आएगा वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन का मान क्या रहेगा, 0। तो जब x इक्वल टू 5 इसमें रखेंगे, 5 माइनस 4, ठीक है, 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, पॉजिटिव आ रहा है, 5 माइनस 3 पॉजिटिव आ रहा है। तो इस केस में दोनों टर्म्स पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो जो C1 का वैल्यू आ जाएगा वो C2 का वैल्यू तो आपने क्या किया 0, और x इक्वल टू 5 पे जो C1 का वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा 100, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो दो वैल्यूज हो गए अपने पास में। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। और जो ये पीछे हो गया, सॉरी। तो अपने पास में जो इक्वेशन निकल के आ गई वो आ गई ये वाली, ठीक है कि नहीं। ये फाइनल इक्वेशन अपने पास में डी यू अपॉन डी एक्स है, वो आप आएगा -28x² प्लस 30x माइनस 3 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 100। C2 का जो वैल्यू था वो 0 था और C1 का वैल्यू 100 आ गया। अब अपने पास जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो वहाँ पे आएगा जहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या रहेगा, 0, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और उसकी डिस्टेंस, ठीक है, कि कहाँ पर वो ओक्यूर होगा, ठीक है। तो उस केस के लिए अपने पास में जो डी यू अपॉन डी एक्स है उसका वैल्यू होना चाहिए 0, मतलब स्लोप जहाँ पे 0 होती है वहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अपन को x की वैल्यू क्या लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में x ही अननोन है, और अपन ने देखा है कि x माइनस 1 या x माइनस 3 में से जिसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको अपन को 0 करके चलना है, नेग्लेक्ट करके चलना है। तो कहाँ आएगा, तो देखिए जो अपने पास जो बीम का जो डायग्राम था उसमें अपन को थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है कि उसमें जो लोडिंग वो यहाँ पर और यहाँ पर है, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 2। अब आपको पता है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है अगर लोडिंग होती है तो या तो लोडिंग के अंडर या फिर मिड स्पैन के आसपास में आता है। अब चूंकि ये 5 मीटर की तो 2.5 है, उसके आसपास इसका वैल्यू आएगा, तो मतलब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में आ नहीं सकता। तो x माइनस 3 जो ये लास्ट वाला टर्म है, तो x का वैल्यू अपन नहीं सोच के लगा 3 से छोटा ही आना चाहिए, 2.5 के आसपास आना चाहिए। तो x माइनस जो 3 आएगा वो नेगेटिव वैल्यू अपने पास में आएगा, ठीक है। तो जो x माइनस 3 वाला जो टर्म है उसको अपन क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जो x माइनस 3 वाला उसको नेग्लेक्ट कर दिया, और जो डी यू अपॉन डी एक्स है जो स्लोप का इक्वेशन आएगा वो आएगा अपने पास में -28x² प्लस 30x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 100, यस और नो। चलिए ये यहाँ तक अच्छा हो गया। अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं अपने पास में। तो अब इसको सोल्व करना अपन को, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी जेड को अपन को 0 करना है, क्योंकि स्लोप वहाँ पे 0 रहेगा जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डिफ्लेक्शन का आएगा। तो -28x² प्लस 30x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 100। अब देखिए क्वाड्रेटरल इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लीजिए आप श्रीधराचार्य सूत्र से। तो उसका x जो मैक्सिमम का वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा 15 प्लस माइनस 12.65। अब एक वैल्यू निकल के आया अपने पास में 27। इसके एक्सेप्टेबल रूट्स हैं, ठीक है, 2 रूट आ सकते हैं प्लस में और एक माइनस में, लेने पे यहाँ पे प्लस आएगा और ये पे माइनस वाला। तो जब 27 का वैल्यू आएगा वो 0, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपनी जो डिस्टेंस है वो बीम की है 5 मीटर की, है, ये सुनो। अब यदि उस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस आ रही है, जैसे 27 मीटर की आ रही है, तो वो अपने लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द बीम ये चला गया। दूसरा जो आंसर आया अपने पास में वो आया 2.35। अब देखिए अपन ने माना था जो x का वैल्यू था वो 0 से लेकर 3 के बीच में, क्योंकि जो x माइनस 3 था वो यहीं तक नेगेटिव रहेगा, जैसे 3 से आगे जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो x माइनस 3 के बीच में वैल्यू आ गई, मतलब अपन ने जो माना था वो अपने पास में सही आंसर है आ गया था, ये सुन लो। अब अगर कोई बोले कि साहब मैं तो ऐसे नहीं करूँ, मैं तो x माइनस 3 को भी कंसिडर करूँ, तो आप ऐसा करिएगा, इसके साथ में प्लस 10x माइनस 3 का स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन भी आप सोल्व करके देखिएगा। इससे जो x का वैल्यू जाएगा वो मोर देन द लेंथ ऑफ द बीम आएगा, यस और नो। तो उस केस में क्या होगा, जो दोनों रूट आएंगे वही अनएक्सेप्टेबल हो जाएंगे। एक तो वो तरीका कि आप दोनों बार एक बार इसको कंसिडर करो, एक बार दोनों को कंसिडर करो और फिर उससे आंसर निकाल लो, और जो आपको एक्सेप्टेबल आंसर हो उसको चूज कर लो।
या फिर अपने दिमाग से उसको पहले ही नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि अपन को पता है भाई जो डिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम वो मिड स्पैन या अंडर द लोडिंग होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में एक कंक्लूजन है, ठीक है। तो यह हो गया अपने पास। अब अपन को निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब एक आंसर तो आ गया कि कहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अपन को, x इक्वल टू 2.35 मीटर पे। अब कितना आएगा उसके लिए, यूजेड का जो इक्वेशन था अपने पास में 1/ei माइनस 28 x³/3 प्लस 10 x माइनस 1 का क्यूब प्लस 10/3 x माइनस 3 का क्यूब प्लस 100x। इस वैल्यू में अपन x का वैल्यू रखेंगे 2.35 और उसको सोल्व करेंगे तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा 5.4 mm। कितना आएगा 5.4 mm, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पे आएगा 2.35 फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, ए जो सपोर्ट था वहां से इतनी दूरी पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। ये तो हो गया अपने पास में एक आंसर, ठीक है। अब साहब बोले कि यार यही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसकी क्या गारंटी है। तो आपको क्या मैंने बताया कि मिड स्पैन के आसपास या फिर अंडर द लोडिंग। तो आप क्या करो, जो लोड्स हैं उनके नीचे भी आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। तो अगर 60 के नीचे निकालोगे तो एक्स का वैल्यू रख दोगे 1 और 20 के नीचे निकालोगे तो एक्स का वैल्यू रख दोगे 3, एक्स के नीचे रख दोगे 3। तो वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू आएगा वो आएगा 3.5 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5.0। तो इन दोनों से ज़्यादा कौन सा है, ये वाला। तो अपना आंसर लगभग मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखा कि जो मैकुलेज मेथड होता है उसमें अपन को दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो x माइनस ए का जो टर्म होता है उसको एज अ होल कंसिडर करना होता है, और जब बाउंड्री कंडीशन लगा रहे होते हैं या कोई और चेक लगा रहे होते हैं तो उसमें कौन सी जो टर्म है उसको कंसिडर करना है और कौन सी को नहीं करना, वो इस बात का अपन को ध्यान रखना पड़ता है। इस बात का ये चीज़ बेसिक है कि x माइनस ए अगर 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो उसको भी 0 कंसिडर किया जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मान तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू। आगे अपन फिर एक डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।